हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 6 दिसंबर के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। आराम से सेशन को एंड तक देखिए, एंड तक सेशन में बने रहिएगा और सेशन देखने के बाद पीडीएफ क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से आप ले लीजिएगा। साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर ही जाकर लगा सकते हैं। चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को, काफी सारे फ्री कोर्सेज भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, काफी सारी अदर पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, तो चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं 6 दिसंबर के हमारे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। देखें, सीपरी टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 की सूची में भारत के लिए सबसे उच्च रैंक किस कंपनी ने हासिल की है? तो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, सीपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से सीपरी को जाना जाता है। स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे वर्ल्ड में पीस के लिए काम करता है और इसके अलावा हथियारों को लेकर, वेपन्स को लेकर एनालिसिस करता है और समय समय पर काफी सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है। तो इसने हाल ही में एक रिपोर्ट निकाली है, टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 लिस्ट। मतलब सबसे ज्यादा वेपन्स किसने प्रोड्यूस किए हैं, ऐसी 100 कंपनियों की 2024 के आधार पर इसने रैंक निकाली है। अब इसमें इंडिया की हाईएस्ट रैंक जिस कंपनी को मिली है यह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे कहा जाता है HAL। इंडिया में HAL की बात करें तो एयरक्राफ्ट है ना, वेपन्स और वायुसेना के लिए ऐसी चीजों का निर्माण करने के लिए जानी जाती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्पेशली एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए जानी जाती है और इंडियन जो हमारी एयरफोर्स है उनके लिए ये निर्माण करती है और अदर जो वर्ल्ड के जो ऑर्डर होते हैं दूसरे देशों के भी, उनके लिए भी एयरक्राफ्ट का ये निर्माण करती है HAL। तो सीपरी की टॉप 100 ग्लोबल आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी 2024 की लिस्ट है। टॉप 100 कंपनीज की बात हो रही है, इसमें इंडिया की 3 कंपनीज को शामिल किया गया है। इंडिया से सबसे टॉप रैंक जिस कंपनी को इस लिस्ट में दी गई है HAL है। अब बात आती है कि HAL को किस रैंक पर रखा गया। तो HAL की बात करें तो इंडिया को 2024 के इस इंडेक्स में या इस रैंकिंग में 44 रैंक पर रखा गया है। लास्ट ईयर 2023 में जब यह इंडेक्स आया था तब इंडिया को 42 रैंक दी गई थी HAL को, और अब HAL को 44 रैंक पर रखा गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। तो ये इस इंडेक्स में इंडिया की सबसे टॉप की कंपनी HAL, रैंक क्या है 44। टॉप 100 में 3 कंपनियों में HAL सबसे टॉप पर हो गई। फिर आती है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये 58 रैंक पर है। लास्ट ईयर हमारी रैंक या फिर BEL की रैंक 64 थी और अब रैंक में सुधार हुआ है, 58 रैंक हो गई है। इसके बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें तो इनकी रैंक लास्ट ईयर भी सेम थी, इस बार भी सेम है, 91। तो टॉप 100 में ये 3 कंपनियां हैं, सबसे हाईएस्ट रैंक है HAL की। अब बात आती है कि टॉप रैंक पर कौन, पहले नंबर पर कौन? तो USA की 3 कंपनियां हैं जो कि आर्म्स प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ये टॉप 3 USA की टॉप 3 पर रही है। USA की है तीनों, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन पहले नंबर पर, फिर RTX USA की ही कंपनी है दूसरे नंबर पर, और नॉर्थरॉप ग्रुमन कंपनी या कॉर्पोरेशन USA की है तीसरे नंबर पर। इंडिया की HAL सबसे टॉप पर इंडिया से है 44 रैंक पर। सीपरी के बारे में आपको बता ही चुका हूं, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से सीपरी को जाना जाता है। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका हेडक्वार्टर है और 1966 में इसकी स्थापना की गई थी, एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। सेकंड क्वेश्चन, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 किस अधिनियम में संशोधन करेगा? सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 को पार्लियामेंट में लाया गया है, पास किया गया है। यह संशोधन करेगा सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में। जो सिन गुड्स से स्पेशली तंबाकू प्रोडक्ट जो है उन पर एक ड्यूटी बढ़ाई जा रही है जिसे कहा जाता है एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी क्या होती है? देखिए, एक्साइज ड्यूटी की अगर हम बात करते हैं ना तो एक तरीके का ये टैक्स है, समझना।
भारत के अंदर जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उन पर लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी। अब प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स से, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यानी जब प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनाया जाता है ना, ये तभी लग जाता है। अब इसे बेचा जाए या नहीं बेचा जाए मार्केट में, ये कोई इशू नहीं है, पर जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसी पर ये टैक्स लग जाता है, एक्साइज ड्यूटी। तो तंबाकू के प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के लिए लाया गया है एक अमेंडमेंट बिल, जिसे कहा जाता है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। दोनों ही हाउस में यह पास हो चुका है। यह अमेंड करता है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 को। पहले से ही इस प्रकार का एक एक्ट हमारे पास है, इसमें संशोधन कर रहा है सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। इस बिल का उद्देश्य तंबाकू प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना। फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल देता हूं। सूर्य की रोशनी में सुखाई गई जो तंबाकू की पत्तियां है ना, उस पर एक्साइज ड्यूटी को 64% से अब 70% तक कर दिया गया है, मतलब 6% तक ये बढ़ गई है। 1000 सिगरेट्स पर 200 से लेकर 735 तक एक्साइज ड्यूटी लगती थी, इतने रुपए लगते थे। अब ये 2700 से लेकर 11000 तक लगेंगे। ओके, काफी ज्यादा बढ़ी है ये एक्साइज ड्यूटी। तो वैसे तो देखिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है सारे प्रोडक्ट, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सिन गुड्स। ऐसे जो कि नहीं, कहीं ना कहीं पाप की फीलिंग देते हैं, इसलिए इनको सिन गुड कहा जाता है। और आपको पता है जब जीएसटी के टैक्स स्लैब अभी बदले गए थे, तो ऐसे प्रोडक्ट पर 40% अलग से टैक्स की भी बात की गई थी। ये तो अलग ही है। और अभी ये जो चेंजेस किए गए हैं अमेंडमेंट लाकर, ये अलग से लगाई जा रही है एक्साइज ड्यूटी। ओके, और ध्यान रखना सारे प्रोडक्ट हानिकारक है, तो यहां पर संवैधानिक चेतावनी लिखी होती है ना पैकेट्स पर, तो ध्यान रखना सारे प्रोडक्ट हानिकारक है, तो नहीं कंज्यूम करना है। किसी को भी, हम किसी भी एज ग्रुप के हो, कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि कैंसर के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं ऐसे प्रोडक्ट के कारण। और इंडिया, आपको पता है कैंसर हब है पूरे वर्ल्ड में। कैंसर, डायबिटीज, इंडिया में सबसे ज्यादा मरीज देखने को मिलते हैं ऐसी बीमारियों के। हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में आपको डायबिटीज मिल जाएगी, हर 5वें व्यक्ति में आपको कैंसर के सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे इंडिया में। 5वें नहीं तो 10 में से एक तो मिल ही जाता है, और या फिर इन फ्यूचर होने की संभावनाएं ज्यादा है इंडिया में। तो ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड किया जाना चाहिए पूरे इंडिया में, ऑब्वियस सी बात है। चलिए आगे आते हैं। च्युइंग टोबैको पर एक्साइज ड्यूटी 25% से लेकर 100% तक कर दी गई। हुक्का पर 25% से 40% तक एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया। तो ये जो टोबैको प्रोडक्ट हैं, तंबाकू के जो उत्पाद है, उन पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया गया है। देखिए हुआ क्या था, जीएसटी को 2017 में लाया गया। अब गवर्नमेंट ने स्टेट से प्रॉमिस किया था कि भैया हम आपको एक शेयर देंगे, मतलब रेवेन्यू का हम आपको जीएसटी के बाद रहता है ना, स्टेट और सेंट्रल में बांटा जाता है। अब उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल के पास रेवेन्यू कम आने लगा। जब कम हुआ ना, तो जीएसटी के अलावा भी उन्होंने तंबाकू पर एक टैक्स लगाया पेमेंट करने के लिए। जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस जिसे कहा जाता है, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस या सेस इसे शॉर्ट में कहा जाता है। जून 2022 में खत्म होना था, लेकिन कोविड के बाद इसको बढ़ाया गया मार्च 2026 में। अब जब ये मार्च 2026 में खत्म हो जाएगा कंपनसेशन सेस, जीएसटी का कंपनसेशन है ना, तो जब ये मार्च 2026 में खत्म हो जाएगा, तब फिर तंबाकू के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे, और सस्ते होने के बाद कंज्यूम होना बढ़ जाता है। तो इसके लिए अब अमेंडमेंट किया गया है पुराने एक बिल में, जिसका नाम है सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। और इसमें जब चेंज किया गया, तो जो अमेंडमेंट लाया गया, ये सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल है 2025 का। तो अब तंबाकू के प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी को इसके माध्यम से बढ़ाया गया है। आगे चले हम। हाल ही में फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किसने किया है? फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम, आपको पता है अभी मिडिल ईस्ट में हमारा एक तेजस एयरक्राफ्ट हो गया था डिस्ट्रॉय, जिसमें हमारे एक फाइटर पायलट की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद हमारे एक फाइटर पायलट शहीद हुए थे उसमें। तो उसके बाद अभी डीआरडीओ ने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण किया है, ताकि जो एयरक्राफ्ट है हमारे, क्योंकि काफी स्पीड में होते हैं, तो जब स्पीड में होते हैं और अगर उनमें कोई गड़बड़ी आ जाती है एयरक्राफ्ट में, तो हमारे जो फाइटर पायलट है वो इजीली विद इन सेकेंड बाहर निकल पाए, अपनी जान बचा पाए। इसीलिए डीआरडीओ ने यह परीक्षण किया है फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का। इसे ही इजेक्शन सिस्टम के नाम से पुकारा जाता है।
डीआरडीओ के अलावा एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इन्होंने मदद की है इस परीक्षण के लिए, पर मेन संस्था है डीआरडीओ। भारत की डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है सेना के लिए और रिसर्च के लिए काम करती है डीआरडीओ। तो इसने फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम का हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देखिए हुआ क्या है कि जो फाइटर जेट होते हैं ना, उनके एक कॉकपिट को बनाया गया और 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उसे चलाया गया और इसी में इजेक्शन सिस्टम को टेस्ट किया गया। मतलब हमारा जो फाइटर पायलट है वो इजीली बाहर निकल पाए विद इन सेकेंड। तो इसको सफलतापूर्वक टेस्ट किया है डीआरडीओ ने। इंडियन गवर्नमेंट की एक डिफेंस एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डीआरडीओ काम करता है। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और समीर वी कामत इसके डायरेक्टर या चेयरमैन के पद पर हैं। डीआरडीओ की पूरी इंडिया में 52 लेबोरेटरीज है। सेना के लिए रिसर्च और जो प्रोडक्ट है वो बनाने का काम करती है, डिफेंस प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आप स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 के लिए वन लाइनर मिल जाएंगे सारे। आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक डेटा यहां पर इसमें इंक्लूड किया गया है। करंट अफेयर आपको मिल जाएगा और एमसीक्यूज मिल जाएंगे विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट अवेल कीजिए और कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा क्योंकि क्रेजी जिकेटर के एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी, अदर कोर्सेस मिल जाएंगे, तो उसको भी चेकआउट कीजिए। आगे आइए, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इंडिया में शूटिंग खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो भी शूटिंग खेल इंडिया में डोमेस्टिक आयोजित किए जाते हैं ना, उन सभी को रेगुलेट करता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके हाल ही में अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं कलिकेश सिंह देव। आपको पता है कलिकेश सिंह देव पहले भी नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के पद पर अभी तक थे। 2024 में इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था, लेकिन इनके पहले जो प्रेसिडेंट थे ना, रनिंदर सिंह, इन्होंने रिजाइन किया था। तो रनिंदर सिंह का जो बचा हुआ कार्यकाल है ना, केवल उसके लिए कलिकेश सिंह देव को नियुक्त किया गया था। लेकिन अब फाइनली 2025 में अगले 4 साल के लिए कलिकेश सिंह देव कंटिन्यू करेंगे नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में। 4 साल आगे ये इनका टर्म है। पहले तो बचे हुए टर्म के लिए थे, लेकिन अब 4 साल का इनको एक्सटेंशन दे दिया गया है। फाइनली फुल टर्म के लिए इनकी नियुक्ति की गई है। कलिकेश सिंह देव नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। आपको पता है ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है। ओडिशा के बोलांगीर एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां से एमएलए, और इससे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं और अब नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। भारत में शूटिंग खेलों को गवर्न करने वाली संस्था है। 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और प्रेसिडेंट 4 साल का कार्यकाल के लिए अपॉइंट किए गए कलिकेश सिंह देव। आगे चलिए, भारत में सिविल एविएशन सेक्टर को कौन सी संस्था रेगुलेट करती है? इंडिया में जो सिविल एविएशन सेक्टर है उसको रेगुलेट करने वाली संस्था है डीजीसीए, है ना। डीजीसीए रेगुलेट करती है सिविल एविएशन सेक्टर को। अगर डीजीसीए का फुल फॉर्म देखें तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। सर अभी हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? आपको पता है अभी इन्होंने क्या किया कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एक रूल है, इसको पूरी तरीके से इंडिया में लागू किया है। इन्होंने 2024 में अनाउंस किया था कि हम लागू करेंगे और 2025 में 2 फेज में इनको लागू किया गया। फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है। जो फ्लाइट के पायलट होते हैं, जो क्रू होते हैं ना, उनके लिए ये कुछ रूल्स थे। 2 चरण में इंप्लीमेंट किए गए। कुछ चीजें जुलाई में इंप्लीमेंट की गई थी और अब फाइनली नवंबर में इनको इंप्लीमेंट किया गया। अब इससे हुआ ये कि भाई
इस रूल के कारण, जो फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन है ना, इसके कारण इंडिगो की काफी फ्लाइट इंडिया में डिले हो रही है, काफी कैंसल हो रही है। मतलब सैकड़ों हजारों में इंडिगो की फ्लाइट कैंसल और डिले हो रही है, पैसेंजर को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अभी ये संस्था भी सुर्खियों में है। ओके, और इंडिगो के बारे में भी आप लगातार न्यूज में पढ़ रहे होंगे। आपको पता होना चाहिए, इंडिया में सिविल एविएशन सेक्टर को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ये रूल बनाती है, रेगुलेट करती है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करने वाली संस्था कौन है? डीजीसीए है। और इन्होंने ही रूल इंप्लीमेंट किए हैं फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन को। देखिए, इंडिया में एक प्रॉब्लम है, आपको पता है वर्क आवर बहुत ज्यादा होते हैं, हर सेक्टर में होते हैं, प्राइवेट में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इंडिया में पायलट्स की हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दिया जा पा रहा था। इसके कारण क्या हो रहा था कि फ्लाइट उड़ाने में उनको काफी सिक्योरिटी इशू आ रहे थे, क्योंकि भाई उनको नींद आ जाए फ्लाइट लेके कहीं, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उनके हेल्थ पर उनको आराम नहीं मिल पा रहा है। तो इसी के साथ इंडिया में पायलट्स और क्रू की थकान के लिए चल रहे रूल्स अभी तक जो थे ना, वो सफिशिएंट नहीं थे। इसी कारण डीजीसीए ने क्या किया, 2024 में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन रूल्स को जारी किया। 2025 में इनको 2 फेजेस में लगाया गया। अब दिक्कत यह है कि जब ये चेंजेस हुए ना, तो जो रिलीफ टाइम दिया जाता है पायलट को, वो भी बढ़ा दिया गया है ना। अब क्रू की कमी हुई, पायलट्स की कमी हुई। दूसरी जो एविएशन इंडस्ट्रीज हैं, जो कंपनीज है, उन्होंने तो रूल्स को समझ के आराम से इंप्लीमेंट किया, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आई है इंडिगो को। इन्होंने सही टाइम पे, क्योंकि काफी ज्यादा फ्लाइट है इनकी इंडिया में, तो ये सही ढंग से उसको लागू नहीं कर पा रहे, और इनको एक तो क्रू का भी काफी इशू आ रहा है, और पायलट भी काफी कम हो जा रहे। मतलब जितनी इनको जरूरत है ना, उतने इनके पास हो नहीं पा रहे मैनेज। तो इसके कारण इनको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो अभी के लिए डीजीसीए ने बोला है कि भैया, इन्होंने मोहलत मांगी थी इंडिगो ने कि भाई थोड़ा सा बढ़ाओ आप इससे, कि हम थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाएं, फिर आप लागू करो। तो डीजीसीए ने टाइम दिया इनको कि भैया फरवरी तक आराम से कर लो, उसके बाद फिर कुछ, अभी डीजीसीए का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन फिर भी कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि फरवरी तक के लिए इसको थोड़ा होल्ड किया गया है, ताकि इंडिगो पूरा प्रिपेयर हो जाए। देखिए चेंजेस क्या हुए। पहले हर हफ्ते पायलट को 36 घंटे लगातार आराम दिया जाता था, इनको बढ़ाकर अब ये 48 आवर कर दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है, पायलट अब ज्यादा छुट्टी पर रहेंगे, मतलब 48 आवर तक, तो कमी आएगी पायलट्स की। एक शिफ्ट में पायलट 6 नाइट लैंडिंग कर सकता था पहले, अब इसे घटाकर 2 नाइट लैंडिंग कर दिया गया है, ताकि उन्हें आराम मिले। इसी के साथ नाइट आवर की डेफिनेशन को भी बदला गया। पहले ये 12 से सुबह 5 बजे तक की थी, अब इसे 12 से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तो ये ड्यूरेशन भी जो पायलट है उनके फेवर में जाता है। तो अभी के लिए इनको कुछ रूल्स को होल्ड पर किया गया है, लेकिन इन फ्यूचर फरवरी 2026 में इनको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक स्टेचुरी बॉडी है इंडियन गवर्नमेंट की। एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के तहत इसका निर्माण किया गया है। भारत में सिविल एविएशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए यह संस्था जानी जाती है। वैसे फाउंडेशन इसका 1978 में हो चुका था, लेकिन स्टेचुरी बॉडी 2020 के एक्ट के बाद बनी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फैज अहमद किदवई IAS ऑफिसर इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है। भारत ने हाल ही में रेलोस एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया है? रेलोस एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है रशिया के साथ। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इंडिया की यात्रा पर हैं, आप सभी को पता होगा। तो व्लादिमीर पुतिन के साथ एक रिलोस एग्रीमेंट इंडिया ने साइन किया है, जिसे कहा जाता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट। है क्या? देखिए, मिलिट्री लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है एक तरीके का। मतलब इंडिया रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज करेगा, और रशिया इंडिया की मिलिट्री फैसिलिटीज को यूज कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, रिफ्यूलिंग के लिए यूज कर सकते हैं, रिपेयर के लिए, सप्लाईज के लिए, या फिर शिप को कहीं भी पार्क करने के लिए, है ना। तो इन चीजों के लिए भारत की जो मिलिट्री फैसिलिटीज है उनको रशिया यूज करेगा, और रशिया की मिलिट्री फैसिलिटीज को
इंडिया यूज कर पाएगा। तो एग्रीमेंट को दोनों देशों के बीच में 18 फरवरी को साइन किया गया था, पहले साइन हो चुका था और अब फाइनली इसके लिए अप्रूवल दिया गया है। ओके, तो देखिए इंडिया रशिया के मिलिट्री नेवल एयर बेस को कभी भी एक्सेस कर सकता है। इसके अलावा इससे होगा ये कि आर्कटिक और पैसिफिक ओशन में इंडिया की इंफ्लुएंस बढ़ेगी इससे, और इंडिया और रशिया के बीच में डिफेंस कॉपरेशन को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी। वैसे ऐसी कुछ ट्रीटी हमारी यूएसए के साथ भी है, जैसे एक लेमोआ ट्रीटी है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, इंडिया और यूएसए के बीच में इसे साइन किया गया था। मिलिट्री बेसेस को रिफ्यूलिंग और रिपेयर्स के लिए एक दूसरे, मतलब इंडिया और यूएसए एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस को रिफ्यूलिंग और रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, है ना, ये एक एग्रीमेंट है। इसके अलावा एक कॉमकासा एग्रीमेंट है, कम्युनिकेशन कॉम्पेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में। और एक बेका बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये भी इंडिया और यूएसए के बीच में। तो ऐसे एग्रीमेंट हमारे यूएसए के साथ भी हैं। और अब जो हमने एग्रीमेंट किया है जिसका नाम है रिलोस एग्रीमेंट, ये हमारा किसके साथ हुआ है, सेम एग्रीमेंट यूएसए के साथ। तो इंडिया और यूएसए के बीच में इसे साइन किया गया। उधोली त्योहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? उधोली त्योहार को मनाती है किरात कम्युनिटी। अब इस कम्युनिटी की बात करें ना तो इंडिया में और नेपाल में ये कम्युनिटी देखने को मिलती है। इंडिया के स्पेशली जो पश्चिम बंगाल का एरिया है ना, जो सिक्किम का एरिया है, वहां पर किरात कम्युनिटी देखने को मिलती है। और इसके अलावा नेपाल में भी इनका निवास देखने को मिलता है। अभी 4 दिसंबर को इन्होंने उधाली फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है। उधाली या उधोली फेस्टिवल इसे कहा जाता है। देखिए, फेस्टिवल को इंडिया और नेपाल की किरात कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। हिंदू कैलेंडर का जो नवा महीना है ना, उसमें इस त्योहार को स्पेशली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फेस्टिवल को विंटर सीजन के हार्वेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो किरात कम्युनिटी है ये पहाड़ी क्षेत्रों पर करती है खेती। जब ये फसल कटाई हो जाती है, मतलब हार्वेस्ट हो जाती है या कटाई हो जाती है पूरी, तो उसके बाद ये वापस जब मैदानी इलाकों में आती है अपने घरों पर, तो ये डाउनवर्ड माइग्रेशन, नीचे की ओर पलायन को मनाने के लिए जिस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है वो उधोली फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जब गर्मियों के मौसम में ये वापस खेती के लिए पहाड़ों पर जाएंगे ऊपर की ओर, तो उसे उभौली फेस्टिवल कहा जाता है। ऊपर जाएंगे तो उभौली फेस्टिवल, और अभी ये नीचे आ रहे हैं, है ना, हार्वेस्ट करके, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में अब सेलिब्रेट कर रहे हैं हार्वेस्ट को, तो ये कहलाता है उधोली फेस्टिवल। किरात कम्युनिटी से बनाती है। इंडिया में इनका निवास सिक्किम, पश्चिम बंगाल के उत्तर में ऐसे इलाकों में देखने को मिलता है। यह कम्युनिटी सकेला डांस करती है जब ये फेस्टिवल मनाती है तो, ओके। मुख्यतः नेपाल में किया जाता है वैसे ऐसा डांस, लेकिन इंडिया में भी जहां पर ये हैं वहां पर इनका डांस देखने को मिल जाता है। स्वराज कुशाल का हाल ही में निधन हो गया। स्वराज कुशाल किस राज्य के गवर्नर रह चुके हैं? तो स्वराज कुशल की बात करें तो ये गवर्नर रह चुके हैं मिजोरम राज्य के, भारत के पूर्वोत्तर में मिजोरम के स्वराज कुशल। अगर हम इनकी बात करें ना तो सुषमा स्वराज, ये जो हमारी पहले विदेश मंत्री थी, है ना, अब तो उनका निधन हो गया है, तो सुषमा स्वराज के पति थे स्वराज कौशल। तो मिजोरम के ये गवर्नर रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है 73 वर्ष की आयु में। स्वराज कुशल एक क्रिमिनल लॉयर हैं, इंडियन पॉलिटिशियन है, सुषमा स्वराज के पति। ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य से आते हैं। जब मिजोरम में काफी अशांति थी, काफी अस्थिरता थी 1986 में, तो वहां के जो अलगाववादी गुट है उनके साथ मिजोरम पीस एकॉर्ड करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बाद मिजोरम में धीरे धीरे शांति स्थापित हुई थी, ठीक है। तो इस एकॉर्ड ने मिजोरम में 20 साल से चल रही इंसर्जेंसी को, उग्रवाद को खत्म किया था। 1987 से 1990 तक ये मिजोरम के एडवोकेट जनरल रह चुके हैं स्वराज कौशल, और 1998 से 2004 तक ये राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। फाइनली अगर हम गवर्नर का कार्यकाल देखें तो 1990 से लेकर 1993 तक मिजोरम के तीसरे गवर्नर के रूप में इन्होंने काम किया है।
अब हाल ही में इनका निधन हो गया 73 वर्ष की आयु में। अदर ऑर्बिटरीज की बात करें जो कि हमें देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में, तो एक रामदरश मिश्र हिंदी के साहित्यकार है, इनका निधन हुआ था। वेदेश्वरन राजा रमन कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं ये, इनका निधन हो गया था। तालुमर्दा थिमक्का, जिन्हें थिमक्का अम्मा के नाम से जाना जाता था, बहुत ही फेमस पर्यावरणविद, मदर ऑफ ट्रीज कहलाती थी, इनका भी निधन हो गया था। दया प्रकाश सिन्हा नाटककार है, इनका निधन हुआ। धर्मेंद्र फिल्म अभिनेता, इनका निधन हुआ। कुमारी कमला भरतनाट्यम की नृत्यांगना, यूएसए में इनका निधन हो गया था। और जेम्स वॉटसन, जिन्हें नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, इन्होंने डीएनए स्ट्रक्चर की खोज की थी, तो इनका भी कुछ समय पहले निधन हुआ है, यूएसए के साइंटिस्ट थे। तो ये अदर ऑर्बिटरीज है, याद रखिएगा। आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की है। नया रेपो रेट अब इंडिया में क्या है? तो हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। अब इंडिया में रेपो रेट हो गया है आरबीआई का 5.25%। अभी तक कितना था? 5.50% था। तो 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हुई है, तो ये हो गया है 5.25%। अच्छा, रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को उधार देता है शॉर्ट टर्म में। तो आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती कर दी। आरबीआई का कहना है कि इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन बहुत कम हो गई है, जिसके कारण इस रेपो रेट को अब कम किया गया है। इसके अलावा भारत में हमारा जो इंडिया की ग्रोथ है उसको बढ़ाने के लिए लिक्विडिटी मार्केट में बढ़े, पैसा बढ़े, तरलता बढ़े, इसलिए भी रेपो रेट को कम किया गया है। तो रेपो रेट आई होप आपको समझ में आया होगा क्या होती है। देखिए, रेपो रेट का जो इंपैक्ट होता है अगर हम उसको समझे, देखिए अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम की ना, तो वो रेट जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देता है, तो जब कमर्शियल बैंक को पैसा सस्ता मिला, कम ब्याज पर मिला, तो ऑब्वियस सी बात है वो लोगों को कम ब्याज पर देगा। तो इससे क्या होगा? मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि यार बैंक की ब्याज दर कम हो गई है, तो वो फिर ब्याज लेंगे, लोन लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पैसा आया तो खर्च करेंगे। एसी ले लिया, कूलर ले लिया, फ्रिज ले लिया और घर बना लिया, है ना। तो इससे क्या होता है? इंडस्ट्री बूम होती है, तो ग्रोथ भी मिलती है और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, लोगों के पास पैसा बढ़ता है खर्च करने के लिए। तो ये सब चीजें हैं। एक रिवर्स रेपो रेट भी होती है जिस पर आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेता है। जब मार्केट में बहुत महंगाई बढ़ जाती है ना, तो उसको स्थिर करने के लिए फिर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है आरबीआई के द्वारा। रेपो रेट घटने के देखिए फायदे क्या है? लोन सस्ता हो जाता है, होम लोन, कार लोन, ऑब्वियसली बात है ये सस्ते हो जाते हैं। ईएमआई घट जाती है, खर्च और निवेश बढ़ता है और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। अगर नेगेटिव देखें तो बचतकर्ताओं के लिए बचत पर ब्याज कम हो जाता है। जब कमर्शियल बैंक को आरबीआई सस्ता लोन दे रहा है, तो फिर वो लोगों से पैसा फिर ज्यादा इंटरेस्ट पे क्यों लेगी? तो फिर जो सेविंग्स है, एफडी है, उस पर मतलब ब्याज दर कम हो जाती है, बचतकर्ताओं की आय भी घटने लगती है। यह रेपो रेट के जो बचत करता है उनके लिए माइनस पॉइंट है। असर यह होता है कि लोन सस्ते हो जाते हैं रेपो रेट कम होने से, ईएमआई घट जाती है, खर्च और निवेश बढ़ता है और ग्रोथ को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। लास्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड सॉइल डे 2025 की थीम क्या है? पहली चीज तो यह कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है हर साल? तो यह मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, वर्ल्ड सॉइल डे। 2025 में हेल्दी सॉइल फॉर हेल्दी सिटीज थीम रखी गई है वर्ल्ड सॉइल डे की। पूरे वर्ल्ड में सॉइल की इंपॉर्टेंस के प्रति लोगों को जागरूक करना, मृदा अपरदन को रोकने के लिए लोगों को अवेयर करना मुख्य उद्देश्य है वर्ल्ड सॉइल डे मनाए जाने का। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2013 में इसे अनाउंस किया गया था और पहली बार 5 दिसंबर 2014 में इसे मनाया गया। तब से हर साल 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जा रहा है। हेल्दी सॉइल्स फॉर हेल्दी सिटीज इसकी थीम रखी गई है, 5 दिसंबर को मनाया गया। इसके अलावा 4 दिसंबर के 2 डे मैंने आपको बताए थे, इंटरनेशनल बैंक डे 4 दिसंबर को और इंटरनेशनल चीता डे, ये भी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। डन। तो इंपॉर्टेंट थे 6 दिसंबर के सभी करंट अफेयर, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को हम रिवाइज कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रीय लेखा के लिए नया आधार वर्ष किसे बनाया जा रहा है?
तो यह है 2022-23। 7th इंडिया इंटरनेशनल सीविड एक्सपो एंड समिट का आयोजन कहां किया जाएगा? केरला के कोच्चि में। इंटरनेशनल बैंक डे अभी हमने बात की 4 दिसंबर। फिर भारतीय खगोलविद ने या इनके द्वारा खोजी गई मिल्की वे जैसी संरचना वाली नई गैलेक्सी को क्या नाम दिया गया है? तो यह नाम रखा गया है अलकनंदा। इसके बाद भारत सरकार द्वारा नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को कौन सा दर्जा दिया गया? तो यह नवरत्न का दर्जा दिया गया है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड वाटर रिसोर्सेस फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? यह रिपोर्ट जारी की गई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। माउंट मेरापी वॉल्केनो इंडोनेशिया में है। चर्चित बोंडा कम्युनिटी भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो यह ओडिशा में निवास करती है। आरबीआई ने किन भारतीय बैंकों को इंडिया सेफेस्ट बैंक घोषित किया है? तो ये सभी बैंक सेफेस्ट बैंक के आरबीआई के अकॉर्डिंग, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक। लास्ट क्वेश्चन था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया। चेयरमैन कौन है? यह है अरुण कुमार सिंह। डन, ये रिवाइज हो गए करंट अफेयर हमारे। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? गोल गुंबद। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 अभी दिया गया है लास्ट मंथ में 2024 के लिए यह अवार्ड दिया गया मिशेल बैचलेट को। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर हो गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में इंडिया की रैंक क्या है? आराम से नोट कीजिए तीनों क्वेश्चन, कमेंट में आंसर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।